नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग दिसंबर 2006 का यूजीसी नेट पेपर सॉल्व करेंगे। यह पेपर आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा आज के जो प्रश्न रहेंगे यह प्रश्न रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न है, यदि दो पन्य पदार्थ उत्तम स्थानापन्न है तो तटस्थता वक्र कैसी होगी। एक सीधी रेखा के रूप में होगा, एक समकोण की ओर जाएगा, एक सीधी रेखा की ओर जाएगा और ऊर्ध्वगामी होगा। तो जब दो पन्य पदार्थ जो है उत्तम स्थानापन्न है उस समय तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होगा। तो पन्य पदार्थ स्थानापन्न है तो तटस्थता वक्र कैसा, एक सीधी रेखा के रूप में होगा। इसके अलावा पूरक वस्तुओं के लिए तटस्थता वक्र या अनधिमान वक्र जो है एल आकार का होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि पूरक वस्तुओं के लिए तटस्थता वक्र जो है एल आकार का होगा। स्थानापन्न वस्तुओं के लिए उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र जो है वह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। यहाँ हर एक मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। और पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में तटस्थता वक्र हम लोग जान ही चुके हैं, जो एक सीधी रेखा के रूप में होगा और जिसका ढाल जो है वह 0 होगा। तो इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह ए है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, आधुनिक विश्व में फर्मों द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, कार्य संचालन में अधिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए, कीमतों को कम करने के लिए, मजदूरी को कम करने के लिए, करों को कम करने के लिए। तो आधुनिक विश्व में फर्मों द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग जो है कार्य संचालन में अधिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, इसलिए 2 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, यदि फर्म औसत कीमत सिद्धांत के आधार पर व्यवहार कर रही हो तो सुव्यवस्थित समन्वय को बहुधा इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? कीमत नेतृत्व के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, दी गई किन्हीं वैयक्तिक वरीयताओं जो परावर्ती, संक्रामी तथा पूर्ण हैं के लिए बहुसंख्यक नियम आधारित सामाजिक वरीयताएं हैं। परावर्ती हैं, संक्रामी हैं, पूर्ण हैं। तो इसमें सही जो है यह तीनों सही हैं, तो उपयुक्त सभी सही हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, यदि मांग वक्र आयताकार अतिपरवलय हो, परवलय का आकार ले लेता है तो मूल्य लोच इसके बराबर होगी। तो जब मांग वक्र जो है आयताकार अतिपरवलय होगा, यह आयताकार अतिपरवलय है, तो ऐसी स्थिति में मूल्य लोच जो है वह इकाई के बराबर होगी और इकाई के बराबर डी में दिया गया है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 6 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न क्या है? 6 में जो सही आंसर है वह है सी, 30 रुपये से दाएं को हस्तांतरण होगा। अगला मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा के मात्रात्मक सिद्धांत का संबंध इससे है। तो मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा के मात्रात्मक सिद्धांत का संबंध जो है वह मुद्रा की मांग से है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, गुणक की अवधारणा को सबसे पहले बताने वाले का नाम है। तो गुणक की अवधारणा को सबसे पहले काहन ने बताया था, तो आर एफ काहन ने बताया था, इसलिए सही आंसर ए है। इसके अलावा गुणक की अवधारणा के संबंध में कीन्स ने भी अपना सिद्धांत दिया और सैमुअल्सन और हिग्स ने भी अपने अपने विचार रखे थे। तो सबसे पहले गुणक की अवधारणा की बात जो है प्रोफेसर काहन द्वारा की गई थी। इसके बाद काहन का जो गुणक था वह रोजगार गुणक की बात करता था। तो यह ध्यान रखने वाली बात है, काहन का जो गुणक सिद्धांत था वह रोजगार गुणक की बात करता है, जबकि कीन्स का गुणक सिद्धांत जो है वह निवेश गुणक की बात करता है। तो कीन्स का सिद्धांत जो है वह निवेश गुणक की बात करता है। कीन्स के अनुसार विनियोग गुणक विनियोग में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि का गुणांक होता है। तो विनियोग गुणक के बराबर होता है कीन्स के अनुसार डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई। तो यह कीन्स का विनियोग गुणक है। इसके अलावा रोजगार गुणक सिद्धांत के अनुसार जब सार्वजनिक निर्माण कार्यों में जैसे रोड, ब्रिज निर्माण आदि के निर्माण कार्यों में श्रमिकों को जब रोजगार से जोड़ा जाता है तो अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी कई
गुने अधिक रोजगार का सृजन होता है। इसी तरह से केन्स का निवेश गुणक सिद्धांत भी कार्य करता है और केन्स के अनुसार जब स्वतंत्र निवेश बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय में कई गुने अधिक वृद्धि होती है। स्वतंत्र निवेश का मतलब वैसे सार्वजनिक निवेश से होता है जो जीडीपी के घटने बढ़ने से प्रभावित नहीं होता है। जैसे विनिर्माण पर किया गया निवेश, बिजली, रोड, ब्रिज, हाईवे, पुल आदि पर किया गया निवेश जो है वह स्वतंत्र निवेश होता है। ऐसा निवेश जो राष्ट्रीय आय में कितने गुने वृद्धि होती है यह गुणक के आकार पर निर्भर करता है। तो गुणक का मान जो होता है वह जीरो से, गुणक का मान जो है 0 से अनंत के बीच में होता है। और डेल्टा वाई बराबर m इंटू डेल्टा आई हो जाएगा, जिसमें m जो है गुणक की बात करता है, डेल्टा आई जो है स्वतंत्र निवेश की बात करता है। तो इस प्रकार से 8 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वह ए है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, धारणीय विकास इनमें से किसको संबोधित करता है? इनमें से किसको संबोधित है? वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं, आगामी पीढ़ी की आवश्यकताएं, आगामी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं, और डी में दिया गया है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना आगामी पीढ़ी की आवश्यकताएं। तो धारणीय विकास जो होता है वह होता है आगामी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना। मतलब हम इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें कि आगामी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कुछ संसाधन अवशेष रह जाएं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं वह भी पूरी हो जाएं। इस प्रकार से धारणीय विकास जो है आगामी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना कहलाता है। तो इस प्रकार से सही आंसर सी है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, सेन द्वारा सुझाए गए गरीबी के माप में निम्नलिखित शामिल हैं। तो सेन द्वारा जो सुझाए गए गरीबी के माप हैं उनमें हेड काउंट रेशियो, ऑप्शन ए में दिया गया है हेड काउंट रेशियो, तथा पावर्टी गैप रेशियो, पावर्टी गैप रेशियो तथा गरीबी के बीच आय का वितरण, और हेड काउंट रेशियो, पावर्टी गैप रेशियो था गरीबी के बीच आय का वितरण रेशियो। तो डी आंसर सही है। 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, एक नियोजन के लिए तकनीकों के चयन के संदर्भ में तकनीक का औचित्य किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो एक नियोजन के संदर्भ में तकनीकों के चयन के संदर्भ में, नियोजन के लिए तकनीकों के चयन के संदर्भ में तकनीक का औचित्य जो है वह फैक्टर एंडोलमेंट साधन संपन्नता द्वारा निर्धारित होता है, और साधन संपन्नता ए में दिया गया है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, उत्पादन की रीति संदर्भित करती है, किसको संदर्भित करती है उत्पादन की रीति? उत्पादन के बल, उत्पादन की विधियां, उत्पादन के साधन, उत्पादन के बलों और उत्पादन के संबंधों के मध्य द्वैतता। तो उत्पादन की रीति जो है वह उत्पादन के बलों और उत्पादन के संबंधों के मध्य द्वैतता को बताती है। तो इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, श्रम की असीमित आपूर्ति पूर्वानुमान करती है। क्या पूर्वानुमान करती है श्रम की असीमित आपूर्ति? ए श्रम की अलोची आपूर्ति, बी श्रम की अपरिमित लोची आपूर्ति, सी श्रम की आवश्यकता से अधिकता, और डी छद्म बेरोजगारी। तो श्रम की असीमित आपूर्ति जो है वह श्रम की अपरिमित लोची आपूर्ति की बात करती है। बी आंसर सही है 12 नंबर प्रश्न का। अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज का प्रतिपादक कौन है? मसग्रेव, वाइजमैन पिकाक, वैगनर, डाल्टन। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ का प्रतिपादक जो है वह वैगनर को माना जाता है। तो वैगनर सी में दिया गया है, सही आंसर सी है। वैगनर अपने सिद्धांत में क्या कहते हैं? तो वैगनर जो है आनुभविक विश्लेषण के आधार पर यह सत्यापित करते हैं कि सार्वजनिक व्ययों में विस्तार की दर जो है वह अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर से अधिक होती है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाएगा राज्य की क्रियाओं में और तेजी से विस्तार होगा। उनके सिद्धांत को राज्य व्यय के विस्तार का नियम या लॉ ऑफ एक्सपेंडिचर, स्टेट एक्सपेंडिचर कहते हैं।
वैगनर परिकल्पना। तो इस प्रकार से जो सही आंसर है वह है सी। अब वाइजमैन पिकाक परिकल्पना क्या है? एक परिकल्पना होती है, इसको भी जान लेते हैं। तो सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति के संबंध में वाइजमैन और पिकाक, वाइजमैन परिकल्पना जो है वह वैगनर परिकल्पना को स्वीकार नहीं करती है। वैगनर राष्ट्रीय आय के संबंध में सार्वजनिक व्यय की दीर्घकालीन वृद्धि के संबंध में बात करते थे, जबकि पिकाक वाइजमैन सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के रूप में ढांचे के परिवर्तन के विश्लेषण से संबंधित है। इनका प्रमुख निष्कर्ष यह था कि युद्ध के दौरान जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, युद्ध के बाद उसमें कमी नहीं होती है, पर लौटकर मूल स्तर नहीं प्राप्त होता है। इनके अनुसार इसमें प्रवृत्ति क्रमिक या सीढ़ीनुमा होती है। इसे रैचेट प्रभाव कहा जाता है। रैचेट प्रभाव होता है वह प्रभाव होता है जो बताता है कि एक बार आय बढ़ने पर खर्च अगर बढ़ जाते हैं तो आय अगर घटती है तो उस अनुपात में आय घटने पर खर्च नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यह जो संबंध है वह वैगनर द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का विकास व्यय नहीं है? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, ऋण सेवाएं, कृषि एवं विकास। तो ऋण सेवाएं जो हैं राज्य का विकास व्यय नहीं है। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, डाल्टन के अनुसार सामाजिक लाभ अधिकतम हो जाता है जब कर रोपण और व्यय को उस बिंदु तक ले जाया जाए जहां पर सीमांत सामाजिक त्याग सीमांत सामाजिक लाभ के बराबर होगी। तो सीमांत सामाजिक त्याग को यहाँ कुर्बानी कहा गया, तो सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन में सुधार करेगा यदि अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात और आयात के लोचों का योग जो है इकाई से अधिक होगा। तो इकाई से अधिक होगा, ए आंसर में सही है, ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, अप्रैल 1999 से जवाहर रोजगार योजना का नया नाम है। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर रोजगार योजना का नया नाम है। 18 का सही आंसर ये है। अगला 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अच्छा, 19 नंबर में वाह्य ऋण का सकल घरेलू उत्पाद अनुपात कितना है? तो वाह्य ऋण का सकल घरेलू उत्पाद अनुपात जो है वह 15.3% था। और वर्तमान में सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का वह 706 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वाह्य ऋण का 89.9% था। अगला प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित में से कौन विक्षेपण का माप नहीं है? तो विचलनों का माप, प्रसरण, रेंज, अंतर चतुर्थक रेंज। तो इसमें प्रसरण जो है वह विक्षेपण का माप नहीं है, तो 20 का सही आंसर बी है। अगला 21 नंबर प्रश्न क्या है? जीडीपी डिजलेटर किस प्रकार का इंडेक्स है? तो जीडीपी डिजलेटर जो है या डिफ्लेटर जो है वह पासे का इंडेक्स है, ए आंसर सही हो जाएगा। डिफ्लेटर क्या होता है? वह बेस ईयर अपान करंट ईयर होता है। तो बेस ईयर अपान करंट ईयर जो है पासे की बात करता है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चाप लोच का प्रतिनिधित्व करता है? तो 23 से 25 तक के आधार पर जो यह दिया गया है इसको पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। क्या है? मांग वक्र के किसी खंड के अंतर्गत कीमत में परिवर्तन उपभोक्ता के सकल व्यय को अपरिवर्तित छोड़ देगा यदि और केवल यदि चाप लोच इकाई के बराबर हो। पुनः कीमत में कोई मध्यवर्ती परिवर्तन उपभोक्ता की व्यय को अपरिवर्तित रखेगा यदि मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर बिंदु लोच इकाई के बराबर हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा चाप का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें चाप लोच का प्रतिनिधित्व जो है वह कर रहा है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू P1 प्लस Q2 नहीं P1 प्लस P2 और Q1 माइनस Q2। तो यह प्रतिनिधित्व कर रहा है चाप लोच का। तो डी आंसर सही है, डी आंसर में यही दिया गया है। 23 का सही आंसर डी है। अगला 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यदि एक आरेखीय मांग वक्र
का लोच सदा ही स्थिर रहता है तो वक्र का ढलान होगा। तो यदि एक आरेखीय मांग वक्र का लोच सदा स्थिर रहता है तो वक्र का ढलान जो है वह बिंदु दर बिंदु बदलता रहेगा। सही आंसर सी है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, यदि कीमत का कोई परिवर्तन कीमत के उठाव तथा गिराव में हमें लोच के विभिन्न मूल्य देता है तो हम निम्नलिखित का प्रयोग कर रहे हैं। चाप विधि का, बिंदु विधि का, सकल लागत विधि का, व्यय विधि का। तो इसमें हम बिंदु विधि का प्रयोग करेंगे और बिंदु विधि का प्रयोग जो है वह ए में दिया गया है। ए आंसर सही है। अगर बिंदु विधि के लोच की बात की जाए तो होता है मांग का निचला भाग, जिससे यह होता है मांग वक्र होता है, तो इसमें यह बिंदु होता है बी और सी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो बिंदु लोच का मान होता है बी निचला भाग, मांग वक्र का पहले नीचे का भाग हो जाएगा तो यह ए और सी हो जाएगा बटे बी ए हो जाएगा। यह बिंदु लोच को व्यक्त करता है। और बिंदु लोच के यहाँ पर जो बिंदु होगा वहाँ पर ए के ऊपर मांग के बिंदु लोच जो है इकाई से अधिक होगा और यहाँ इकाई से कम हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है, सबसे पहले वाले से प्रारंभ करते हुए निम्नलिखित को संतुलन के सामान्य सिद्धांत के विकास के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो आर कैंटिलोन, एफ जेमसन, वालरस, लियोनटिफ। तो लियोनटिफ का जो सिद्धांत है वह सबसे लास्ट में आया था, तो 4 सबसे लास्ट में हो जाएगा और 4 सबसे लास्ट में सी में दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कैंटिलोन, जेवेंस, वालरस और लियोनटिफ। सही आंसर सी है। 26 का अगला 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले वाले से प्रारंभ करते हुए निम्नलिखित लेखकों को कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इनको व्यवस्थित करना है कालक्रमानुसार। तो सबसे पहले जो है दिए गए अर्थशास्त्रियों में जेवेंस का नाम आता है, जेवेंस, फिर मार्शल, फिर पैरेटो और फिर हिग्स सबसे लास्ट में आता है नाम। तो हिग्स सबसे लास्ट में किस में दिया गया है, दो नहीं 4 सबसे लास्ट में बी में दिया गया है। तो बी सही आंसर 1, थर्ड, सेकंड, फोर्थ सही आंसर है। अगला 28 नंबर प्रश्न है। तो यह करंट से दिया गया है और अगर वर्तमान में निर्यातों के शेयर की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर अमेरिका, फिर संयुक्त अरब अमीरात और थर्ड नंबर पर नीदरलैंड आएगा। अगला है 30 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले वाले से प्रारंभ करते हुए अल्पाधिकारवाद के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित लेखकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रम में तो यह अल्पाधिकार से संबंधित सारे अर्थशास्त्री हैं और दिए गए अर्थशास्त्रियों में सबसे पहले जो सिद्धांत है वह कुर्नो द्वारा दिया गया था, कुर्नोट। तो सबसे पहले 4 हो जाएगा और 4 बी में दिया गया तो सही आंसर बी हो जाएगा। और देख लेते हैं फिर कुर्नो के बाद वर्टेंड का मॉडल आता है तो थर्ड नंबर पे वर्टेंड हो जाएगा और सेकंड नंबर पे पाल स्यूजी आते हैं और फर्स्ट नंबर पे मतलब स्टेपकल वर्ग सबसे जो आधुनिक सिद्धांत है वह स्टेपकल वर्ग का है। तो 4, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, तो बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 2031 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 2001 के राज्य अनुसार साक्षरता दर के संदर्भ में निम्नलिखित आरोही क्रम में भरना है। तो 1900 साक्षरता की अगर बात की जाए तो भारत की 1951 की जनगणना में साक्षरता दर जो थी वह 18.33% थी और वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 73.0% लोग साक्षर हैं, जिसमें 80.90% लोग पुरुष साक्षर हैं और 64.6% जो है महिला साक्षर हैं। अब साक्षर जिलों की बात की, राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला जो है केरल है, वर्तमान में 94% जनसंख्या केरल की साक्षर है। फिर मिजोरम है, मिजोरम में 91% जनसंख्या साक्षर है। फिर गोवा है, तो गोवा में 88% जनसंख्या जो है साक्षर है। और न्यूनतम साक्षरता की अगर बात की जाए तो सबसे कम साक्षर राज्य जो है बिहार है, फिर अरुणाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पे राजस्थान है। बिहार की जो साक्षरता दर है वह 61.8% है।
तो इस प्रकार से 31 नंबर जो है 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था। तो सही आंसर जो है वह बी हो जाएगा। केरल सबसे ज़्यादा साक्षर केरल हो जाएगा, और फिर मिजोरम हो जाएगा, और फिर गोवा हो जाएगा। तो लक्षद्वीप दिया है, लक्षद्वीप हो जाएगा। तो वर्तमान में गोवा है, केरल, मिजोरम और गोवा है। अगला प्रश्न है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के किसके संदर्भ में सबसे पहले वाले से प्रारंभ कर निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो उपभोक्ता व्यवहार के संदर्भ में मांग का नियम आया, तो मार्शल का जो उपभोक्ता व्यवहार का प्रतिपादित दृष्टिकोण आया, तो 4 हो जाएगा सबसे पहले। 4 में मार्शल दिया गया है। फिर आया तटस्थता वक्र, हिक्स का तटस्थता वक्र 3rd हो जाएगा। फिर इसके बाद उद्घटित या वरीयता अधिमान सिद्धांत 2nd हो जाएगा, और फिर 1st हो जाएगा। तो 4, 3rd, 2nd, 1st। तो 4, 3rd, 2nd, 1st 4 में दिया गया है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर 4 है। अगला 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर 4 है। अगला 33 नंबर प्रश्न है, पहले वाले से प्रारंभ कर निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार उत्पादक कार्यक्रम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय भोजन एवं कार्य योजना। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय भोजन कार्यक्रम। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह ए है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर ग्रामीण रोजगार योजना, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय भोजन कार्य योजना। तो ए आंसर सही है। अगला मेल बैठाइए। अब मेल देखते हैं क्या बैठाना है। तो हिक्स ने दिया विभेदात्मक किराया, तो हिक्स का विभेदात्मक किराया हो जाएगा। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स जो है बात करते हैं वह टेव्यू इकोनॉमिक्स की, तो 4th से कार्ल मार्क्स मिल जाएंगे। और फ्रांसीसी जेसमे जो है उपभोक्ता आधिक्य के 4 माप की बात करते हैं। और डेविड रिकार्डो जो है वह उत्पादन रीति की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ए का मिलान जहाँ ए से होगा तो ए आंसर सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, मेल बैठाइए। तो मेल बैठाने में एडम स्मिथ जो है वह श्रम विभाजन की बात करते हैं। तो 3rd से मिलान हो जाएगा। हेक्चर होलिन व्यापार का फैक्टर एंडोलमेंट सिद्धांत की बात करते हैं। तो 2nd का मिलान हो जाएगा 4th से। और स्टेकलवर्ग, तो स्टेकलवर्ग जो है आइसो लाभ वक्र की बात करते हैं। 3rd का मिलान हो जाएगा 5 से। और पैटिंकन जो है वास्तविक संतुलन प्रभाव की बात करते हैं, 1 से मिलान हो जाएगा। तो डी का मिलान 1 से किस में है? तो डी का मिलान 1 से है बी में, और डी में तो ए गलत हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। तो इसके अलावा ए का मिलान किससे है? ए का मिलान है 3rd से। एडम स्मिथ जो है श्रम विभाजन की बात करते हैं, तो डी आंसर सही है। हेक्चर होलिन व्यापार का फैक्टर एंडोमेंट सिद्धांत की बात करते हैं, बी का मिलान 4th से हो जाएगा। और स्टेकलवर्ग जो है वह आइसोलाभ की बात करते हैं, पेटिंकन वास्तविक संतुलन की बात करते हैं, तो डी आंसर सही है। 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला 36 नंबर, मेल बैठाइए। तो विक्रय लागत की अवधारणा की बात चैम्बरलिन करते हैं, सबको पता है। तो ए का मिलान हो जाएगा 3rd से, चैम्बरलिन 3rd में दिया गया है। तो ए का मिलान 3rd में एक ही ऑप्शन में दिया गया है, सी में। बाकी और देख लेते हैं। किंग डिमांड, तो किंग डिमांड की बात जो है वह अल्पाधिकार बाजार में की गई है, तो अल्पाधिकार 4th से हो जाएगा। बी का मिलान 4th से हो जाएगा, ठीक है, अभी तक से सी सही है। स्थापन प्रभाव, तो स्थापन प्रभाव की बात जो है जे.आर. हिक्स द्वारा की गई है, 1 से मिलान हो जाएगा सी से। और पूर्ण ज्ञान, तो पूर्ण ज्ञान जो है क्रेता एवं विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान जो है परफेक्ट कंपटीशन में होता है, तो इसलिए 3rd से। डी का मिलान हो जाएगा 2nd से, तो इसलिए सही आंसर 36 का सी है। अगला 37 नंबर प्रश्न है। इस 37 नंबर में क्या है देखते हैं। मेल बैठाइए। तो 37 नंबर में क्या मेल बैठाना है? इसमें मेल बैठाना है रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। तो रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत की बात जो है वह कीन्स द्वारा की गई है, तो ए का मिलान हो जाएगा 2nd से।
आधिक्य मूल्य, तो मूल्य आधिक्य की बात जो है वह कार्ल मार्क्स करते हैं। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, नहीं 5 से हो जाएगा। और उद्घटित वरीयता सिद्धांत, तो प्रकटित वरीयता सिद्धांत की बात सैमुअल्सन अपने सिद्धांत में करते हैं। सी का मिलान 1 से हो जाएगा। और सामान्य समतुल्यता, तो सामान्य समतुल्यता की बात वालरस अपने सिद्धांत में करते हैं। तो ए का मिलान सेकंड से, तो ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, थर्ड गलत हो डी गलत हो जाएगा। बी का मिलान कार्ल मार्क्स 5 से, सी का मिलान प्रकटित अधिमान सिद्धांत की बात जो है सैमुअल्सन करते हैं फर्स्ट से। और सामान्य संतुलन की बात जो है वह सामान्य संतुलन की बात जो है वालरा करते हैं। तो बी आंसर सही है। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 38 नंबर प्रश्न है मेल बैठाइए, तो कैसे क्या मेल बैठाना है? उल्टा यू आकारी वक्र, तो उल्टा यू आकार वक्र जो है वह साइमन कुजनेट्स का है, दिए गए ऑप्शनों में। तो एस कुजनेट्स, तो ए का मिलान किससे हो जाएगा? 4 से। धुरी की धार समस्या, तो धुरी की धार समस्या हेराडोमर अपने मॉडल में करते हैं, तो हेराडोमर थर्ड से हो जाएगा। और स्वर्णिम युग, तो स्वर्णिम युग की बात जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन द्वारा की जाती, तो फर्स्ट से हो जाएगा। सशक्त व्यवस्थापन, तो सशक्त व्यवस्थापन जो है सशक्त व्यवस्थापन का मतलब हुआ सबल क्रमबद्धता, तो सबल क्रमबद्धता की बात जो है सैमुअल्सन अपने सिद्धांत में प्रकटित अधिमान सिद्धांत में करते हैं। तो प्रकटित डी का मिलान हो जाएगा 5 से। तो हम इसको देख लेते हैं। 4 3rd 1st 5, 4 3rd 1st 5 सी आंसर में दिया गया है। तो सही आंसर 38 का सी है। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या कहा है? मेल बैठाइए, तो 39 नंबर में मेल कैसे बैठाना? सार्वजनिक सामग्री, तो सार्वजनिक सामग्री नव प्रवर्तन, अगर नव प्रवर्तन की बात देखें तो नव प्रवर्तन की बात शुम्पीटर अपने सिद्धांत में करते हैं। लाभ की अनिश्चितता वाहन सिद्धांत, तो लाभ की अनिश्चितता वाहन सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा दिया गया सिद्धांत है। आगत निर्गत विश्लेषण जो है लियोनटिफ द्वारा दिया गया सिद्धांत है, डब्ल्यू लियोनटिफ। तो डी का मिलान हो जाएगा सेकंड से, और डी का मिलान सेकंड से ना तो ए में है, ना तो सी में है, और ना ही डी में है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। तो सार्वजनिक सामग्री की बात जो है मैस्ग्रेव द्वारा की जाती है। तो 5 1st 4 2nd, सही आंसर बी दिया गया है। अगला प्रश्न है मेल बैठाइए रोमर पाल एम, तो रोमर पाल एम क्या बात करते हैं? अगला क्या है? लुकास रॉबर्ट ई जूनियर, तो लुकास रॉबर्ट ई जूनियर, तो केनेथ एरो कैनेथ, तो एरेथ कैनो जो है वह शोध एवं विकास पर अपनी बात करते हैं। शोध एवं विकास, एनेथ कैरो। सी का मिलान हो जाएगा शोध एवं विकास सेकंड से। सोलो रॉबर्ट्स एम, तो सोलो रॉबर्ट एम डी, तो डी का मिलान सोलो एवं रॉबर्टसन जो है वह केनेथ एरो जो है करके छोड़ने की बात करते हैं का? एरो, हाँ, करके सीखने की बात करते हैं केनेथ एरो। तो सी का मिलान हो जाएगा 1 से। सी का मिलान 1 से किस में है? ए में है, तो इसलिए सही आंसर ए ही हो जाएगा। 40 का सही आंसर ए है। रोमर पाल एम, तो रोमर पाल एम का मिलान हो जाएगा शोध एवं विकास कार्य से संबंधित है। लुकास रॉबर्ट ई जूनियर, तो लुकास रॉबर्ट ई जूनियर मानव पूंजी से संबंधित हो जाएंगे। और केनेथ एरो जो है वह कार्य करके सीखने की बात करते हैं। सोलो रॉबर्टसन एम, तो सोलो रॉबर्टसन एम जो है वह बहिर्जात तकनीक प्रगति की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ए आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न का आंसर ए सही है। अगला 41 नंबर प्रश्न है मेल बैठाना है। 41 नंबर में विदेशी व्यापार नीति, तो विदेशी व्यापार नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति और वित्त नीति। तो विदेशी व्यापार नीति जो है वह एक्जिम नीति से संबंधित है। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, 5 से। बी औद्योगिक नीति, तो औद्योगिक नीति की बात जो है वह FEMA द्वारा की गई है, फेमा द्वारा हो जाएगा। और कृषि नीति, तो कृषि नीति जो है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की बात करता है। और वित्तीय नीति की बात जो है वह संतुलित बजट द्वारा की गई है। तो ए का मिलान किससे हुआ? ए का मिलान 5th से हुआ, बी का मिलान 4 से हुआ, और सी का मिलान हो जाएगा 1st से, और डी का मिलान किससे हो जाएगा? तो डी का मिलान हो जाएगा
वित्तीय नीति जो है वह वित्तीय नीति जो है संतुलित बजट की बात करता है, सेकंड से हो जाएगा, डी का सेकंड से। तो 5 4 फर्स्ट सेकंड, तो बी आंसर सही है 41 का। अगला 42 नंबर प्रश्न है, मेल बैठाना है कोरनोट द्वारा डुओपोली मॉडल। तो कोरनोट द्वारा डुओपोली जो मॉडल होता है, पैरेटो इष्टतम, नब्य कल्याण मत, बेन का मॉडल। तो कोरनोट का डुओपोली मॉडल जो है, देखते हैं इसमें क्या दिए गए ऑप्शनों में क्या सही है। प्रकल्पित क्षतिपूर्ति, सीमित कीमत रखना, सीमित अनुप्रयुक्ति, उप इष्टतम, असीमित अनुप्रयुक्ति। तो कोरनोट का डुओपोली मॉडल जो है वह उप इष्टतम की बात करता है। तो ए का मिलान किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ए 4 से मिल जाएगा। पैरेटो इष्टतम, तो पैरेटो इष्टतम जो है वह सीमित अनुप्रयुक्त की बात करता है, बी का मिलान हो जाएगा सीमित अनुप्रयुक्त थर्ड से। नव कल्याण मत, तो नव कल्याण मत जो है वह प्रकल्पित क्षतिपूर्ति की बात करता है, सी का मिलान हो जाएगा 1 से। बेन का मॉडल जो है वह बेन का मॉडल जो है सीमित कीमत रखने की बात करता है, सीमित कीमत रखना, बेन मॉडल, डी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। तो 4 3rd फर्स्ट सेकंड, 4 3rd फर्स्ट सेकंड किस में दिया गया, 4 3rd फर्स्ट, बी आंसर सही है। 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है।